जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर हर बार की भांति देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लिपि थी, यानी कि जो लिखावट थी, भाषा थी, उनके बारे में। फिर इसके साथ ही देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म और कला, कृतियाँ की कला, जैसे धर्म कैसा था, किस प्रकार था। फिर इसी के अंदर देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कृषि की जाती थी, तो कृषि किन किन की कृषि की जाती थी, कैसे की जाती थी। फिर देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में तकनीकी किस प्रकार थी। हमारा जो प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी, सीरीज नंबर ये 15 है। इससे पहले हमने 14 कंप्लीट कर लिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो विस्तार, जो या कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो पहले पॉइंट थे कि विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इनके बारे में देखा था। अब इसके अंदर देखने वाले हैं कि अब बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लिपि थी, जो भाषा थी, जो लिपि, तो लिपि का मतलब जो लिखावट है, और लिखिएगा क्या, जो हम बोलेंगे उसी को तो लिखेंगे। तो हमको सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मिली है, या कहें कि लिखावट मिली है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की हमको लिखावट मिली है। और इस लिखावट के जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इस लिखावट के हमको 400 चिन्ह मिले हैं। यानी कि जो लिखावट थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो चिन्हों के रूप में थी, चिन्ह अंकित थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो वो चिन्ह हमको लगभग 400 चिन्ह मिले हैं। और ये चिन्ह है ना, जो कि सामान्य रूप से छोटे छोटे थे, चिन्ह मिले हैं और ये चिन्ह छोटे थे। हमको सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, ये चिन्हों के रूप में थी लिपि, और ये चिन्ह हमको लगभग मिले हैं 400। अब इनके बाद में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जो ये लिपि थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि लिखी जाती थी, अब ये लिखी जाती थी ना, तो ये दाईं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, दाईं साइड से बाईं साइड की ओर लिखी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। अब ये जो लिपि है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो कि हमको देखने को मिलती है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, उस लिपि के बारे में हमको चिन्ह मिले हैं। तो ये चिन्ह हमें सामान्य रूप से मिलते हैं कि जो एक मुहर होती है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मुहरें मिलती है, मुहर। तो जो मुहर है, ये मुहर आयताकार होती थी, आयताकार मोहरें होती थी, इसे आयताकार मोहरें होती थी। अब ये मोहरें है ना, जो कि सेल खड़ी, एक पत्थर होता है, उस सेल खड़ी के पत्थरों से ये मोहरें बनी होती थी। अब इन मोहरों पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, उन लिपि के चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो पहले हमको जो चिन्ह देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि के, वो मोहरों पर दिखने को मिलते हैं। फिर जो दूसरा है कि वो तांबे की एक पट्टिका ऐसी होती है, तांबे की, तो तांबों पर भी तांबे की पट्टिका, यानी तांबे का, जब हम कह सकते हैं कि उस पर कुछ लिखा जाता था, एक दूसरे के पास भेजा जाता था। तो इन पट्टिकाओं, तांबे की, जो तांबे के ऊपर, या कहेंगे तांबे की पत्रियों के ऊपर भी हमको सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, उन लिपि के अक्षर देखने को मिले हैं, या कहें कि जो चिन्ह है, वो चिन्ह हमको देखने को मिले हैं। साथ ही जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जो चिन्ह हैं, उनको अभी तक हमारे इतिहासकार पढ़ नहीं सके, अभी तक उनका अर्थ नहीं निकाल सके हैं कि उनका अर्थ क्या है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारे इतिहासकार अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लिपि थी, उस लिपि को पढ़ नहीं सके। अब इसके कारण यह है कि हमको चिन्ह तो मिले हैं, लेकिन इन चिन्हों का हमको पता ही नहीं चला कि ये चिन्ह किस प्रकार के, इनका अर्थ क्या होता है। फिर देखें कि अब जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लिपि है, इस लिपि को हमारे इतिहासकारों ने कहा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है ना, ये लिपि है ना,
ये लिपि, इस लिपि को हमारे इतिहासकारों ने कहा कि ये लिपि है ना जो संस्कृत है, इस संस्कृत का ही प्रारंभिक रूप हो सकता है। इसलिए इतिहासकारों ने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है ना, इस लिपि को इतिहासकार कहते हैं कि ये संस्कृत का ही आग रूप है, संस्कृत का ही आग रूप है, यानी संस्कृत का ही पहले का रूप है, ये आरंभ का रूप है संस्कृत का ही। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये है ना जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, इस लिपि को आग द्रविड़ लिपि के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें कि सिंधु घाटी के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर धर्म किस प्रकार था, धर्म किस प्रकार लोग मानते थे, वहाँ पर हमको क्या क्या हमको मिले हैं साक्ष्य, क्योंकि हम जो बात करेंगे वो साक्ष्यों के आधार पर बात करेंगे, जो हमको अवशेष मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, हम उनके आधार पर बात करेंगे। तो धर्म, तो हम बात करें कि जैसे कि कालीबंगा है राजस्थान के अंदर, जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पर कालीबंगा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल हमको प्राप्त हुआ है, हमने खोज निकाला है। अब इस कालीबंगा पर, इस जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा पर हमको जो हवन कुंड होते हैं, हवन कुंड, हवन करने के कुंड, जो कि पंडित जी होते हैं वो उस पर हवन करते हैं, स्वाहा ऐसे करते हैं ना, तो वो कुंड हमको कालीबंगा के अंदर मिले हैं, जो कि हड़प्पा कालीन है, या कहें कि हड़प्पा के समय के हैं, या कहें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उस समय के हमको हवन कुंड मिले हैं। तो ये हवन कुंड मिले हैं, तो इससे ये पता लगता है कि वहाँ जो कि हवन भी किया जाता होगा, वहाँ पर हवन भी किया जाता होगा। किसी का हवन क्यों किया जाता होगा, किसी को प्रसन्न, किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता होगा, तो ये हवन कुंड भी वहां पर किए जाते थे, है ना। तो दूसरा जो हमको साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर धर्म के बारे में जानने का, तो वो ये मिला है कि सबसे प्रमुख है कि मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान के अंदर है मोहनजोदड़ो। अब इस मोहनजोदड़ो के अंदर हमने खुदाई की, तो उस खुदाई के अंदर हमको एक मूर्ति मिली, एक मूर्ति मिली, जैसे कि पुजारी होता है ना, पुजारी, तो उस पुजारी की टाइप की मूर्ति है ना, पुजारी की, क्या कहें कि पुजारी की हमको एक मूर्ति मिली। अब ये पुजारी मिला है हमको, हमारे इतिहासकार उस मूर्ति क्योंकि पुजारी की जैसी है, तो हमारे इतिहासकारों ने पुजारी कहा, तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर कोई पूजा करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को ये कार्य सौंपा गया हो, है ना। इसके बाद में हम देखें कि जो तीसरा हमको साक्ष्य मिलता है कि हड़प्पा के अंदर है ना एक नर की मूर्ति मिलती है, एक नर की मूर्ति मिलती है हड़प्पा के अंदर, है ना। अब इस हड़प्पा, इस मूर्ति को किसी देवता के रूप में जाना जाता है कि भाई ये किसी देवता की है। इसके अलावा जो एक और साक्ष्य मिला है हमको कि मूर्ति की जो मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो की जब हमने खुदाई की, तो उस खुदाई के अंदर हमको एक मुहर मिली, एक हमको क्या मिली, एक, जब हमने मोहनजोदड़ो की खुदाई की तो उस खुदाई में हमको एक मोहर मिली। अब इस मोहर पर एक हमको चित्र ऐसा मिला है कि इस मोहर पर हमको एक चित्र मिला, एक क्या मिला, चित्र मिला। अब ये चित्र ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि कोई देवता एक जो योग मुद्रा होती है ना, योग मुद्रा, उस योग मुद्रा में यहाँ पर बैठा हुआ है इस मोहर पर, चित्र में। तो और इस चित्र की, इस जो योग मुद्रा में बैठा हुआ है, इस व्यक्ति के चारों ओर पशु है, सांप, है ना, जैसे पशु है आदि। तो हमारे इतिहासकारों ने कहा कि इस मोहर पर जो ये योग की अवस्था में जो बैठा है ये और कोई नहीं, ये पशुपति शिव है, यानी कि पशुपति शिव जो कि पशुओं का महाराज, जो कि पशुओं का देवता, या कहें कि पशुपति शिव। तो पशुपति शिव कहा, तो हमारे इतिहासकारों ने कहा कि वहाँ पर शिव का जो एक रूप है पशुपति शिव, उसको भी शायद वहाँ पर पूजा जाता हो। इसके बाद में हम देखें कि मरमूर्ति, तो मरमूर्ति, तो ये क्या है कि मरमूर्ति है ना, ये मरमूर्ति वहाँ पर हमको, जब हमने खुदाई की है ना सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ पर हमको क्या मिला, एक मूर्ति मिली। अब ये मूर्ति मिट्टी की सी है,
और ये मूर्ति ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक मातृभूमि, जैसे कि हम मातृभूमि को पूजते हैं, है ना, मातृभूमि या किसी हम मातृभूमि को पूजते हैं, तो ठीक उसी प्रकार इतिहासकारों ने कहा कि यहाँ पर ये एक मातृभूमि, ये मूर्ति हमको मिली है ना, ये मातृभूमि की है। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यहाँ पर जो ये मातृभूमि की भी पूजा अर्चना की जाती होगी। तो ये मातृभूमि की भी, मातृ देवी की भी पूजा अर्चना की जाती होगी वहाँ पर। तो हमको यहाँ पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि पुजारी की, हमको इतिहासकारों ने कहा कि पुजारी है, फिर कहा कि योग मुद्रा में जो योग मुद्रा में जो बैठा हुआ उसको पशुपति शिव कहा। तो इसके बाद में मातृ देवी की भी वहाँ पर देवी की पूजा की जाती थी। तो ऐसा लगता है कि जैसे आज कुछ वहाँ पर कुछ जो वहाँ का धर्म था उसमें कुछ अंश ऐसे थे जो कि आज के हिंदू धर्म के अंदर देखने को मिलते हैं, हमको हिंदू धर्म में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में बात करें कि कला, तो जैसे कि हमने देखा कि मोहनजोदड़ो की, हमने जब हमारे इतिहासकारों ने खुदाई की मोहनजोदड़ो की, जब इतिहासकारों ने खुदाई की मोहनजोदड़ो की, तो उस मोहनजोदड़ो की खुदाई में हमको एक कांस्य की मूर्ति मिली। एक कांस्य की, है ना, मूर्ति नहीं, कांसा से बनी हुई एक नर्तिका की, हमको वहाँ पर नर्तिका की एक मूर्ति मिली, यानी कि एक ऐसी मूर्ति मिली जिस पर इस प्रकार उसे दर्शाया गया जैसे कोई महिला, कोई नर्तिका नृत्य कर रही हो। तो इससे यह पता भी चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो कि नृत्य करने का भी शौक था, है ना, क्योंकि अब नृत्य की मूर्ति कौन बनाएगा, उस नृत्य भाई जो इसको कला आती हो। तो शायद इससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि इस कलाओं में, वहाँ पर मोहनजोदड़ो में या कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्य का भी प्रचलित, नृत्य भी प्रचलित होगा। इसके बाद में हम बात करें कृषि, खेती। अब ये खेती है ना, जो कृषि हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में खेती, तो हमको जो साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन जो कि अब हम ये साक्ष्य मिले, लेकिन अब इतने समय हो गया तो यहाँ पर साक्ष्य हमको बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन फिर भी हमारे इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 9 ऐसी फसलों को खोज निकाला है, वैसे साक्ष्य प्राप्त किए हैं। उनके आधार पर हमारे इतिहासकार कहते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में 9 प्रकार की फसलें की जाती थी। इन फसलों की हमने क्या किया, इनके साक्ष्य हमने प्राप्त कर लिए। तो हमारे इतिहासकारों ने कहा कि अभी तक तो हमने ना जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में 9 फसलों की पहचान कर पाए हैं, कि हमने 9 फसलों की पहचान कर ली है। अब इन 9 फसलों में कौन कौन सी फसल है, उन्होंने कहा कि भाई ये चावल है ना, यहाँ पर चावल भी किया जाता था, चावल किया जाता था। हमारे इतिहासकारों को चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं गुजरात और राजस्थान से, है ना। अब इसके बाद में इतिहासकारों ने कहा कि भाई यहाँ पर चावल तो मिलते थे, साथ में यहाँ पर जो भी मिलते, जो भी मिलते थे, जो भी मिलते थे। और साथ ही इतिहासकारों ने यह भी कहा कि भाई यहाँ पर जो की 2 किस्म थी, 2 प्रकार के जो थे, है ना। अब इसके बाद में इतिहासकारों ने कहा कि जो तो मिल गए, अब जो के साथ यहाँ पर गेहूं भी मिलता था, गेहूं भी उगाया जाता था, गेहूं की भी खेती की जाती थी। हमने को साक्ष्य मिले हैं भाई, साक्ष्य मिले हैं। तो इतिहासकारों ने कहा कि भाई यहाँ पर गेहूं भी किए जाते थे। उन्होंने साक्ष्य बताया कि हमको देखो यहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गेहूं भी किया जाता था, गेहूं की खेती भी की जाती थी। अब हमारे इतिहासकारों ने कहा कि जैसे ही हमने गेहूं की खेती की पर ध्यान दिया तो यहाँ पर 3 प्रकार की किस्म हमको गेहूं की मिलती है, 3 किस्में मिलती है हमको गेहूं की सिंधु घाटी सभ्यता में। अब इनके अलावा इनके अलावा जैसे कि यहाँ पर कपास भी की जाती थी, कपास भी की जाती होगी क्योंकि कपड़े के हमको साक्ष्य मिले हैं कुछ। तो हमारे इतिहासकारों ने कहा कि भाई यहाँ पर कपास भी बाई जाती थी, कपास भी यहाँ पर खूब पैदा की जाती होगी। साथ ही यहाँ पर कहा इतिहासकारों के भाई यहाँ पर खजूर है, इस खजूर की भी पैदावार होती थी, खजूर की भी पैदावार होती थी। साथ ही इतिहासकारों ने कहा कि भाई यहाँ पर तरबूज है, इस तरबूज को भी खूब बोया जाता था, खूब तरबूज की खेती की जाती थी। फिर कहा कि भाई यहाँ पर मटर की भी खेती होती थी, क्योंकि हमको साक्ष्य मिले हैं, हम साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं, मन से थोड़ी ना बता रहे हैं, है ना। फिर कहा कि भाई इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये तो हमने बता दिया, लेकिन हमको एक ऐसी और कृषि के साक्ष्य मिले हैं जो यहाँ पर की जाती थी, जो हम जानते ही नहीं है। तो इतिहासकारों ने कहा कि उस कृषि को हमने कहा कि बासी का जूसी, है ना, ये कहा, जो एक नई फसल थी, है ना, उस समय की थी। तो अब इसके बाद में कहें कि भाई यहाँ पर है ना, हमको साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन हमको
सिंधु घाटी सभ्यता में कि यहाँ पर उन कृषि खेती की जाती थी, कृषि की जाती थी, लेकिन कृषि की सिंचाई किस प्रकार की जाती थी कि भाई जो मेव आता था उसी से कृषि की सिंचाई की जाती थी, या यहाँ पर नहरें थी, या कहें कि यहाँ पर कुओं से सिंचाई की जाती थी। ऐसे हमको प्रत्येक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि भाई यहाँ पर कुओं से सिंचाई की जाती होगी, ऐसे हमको इतिहासकार कहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह सही बात है, क्योंकि हमको इनके साक्ष्य ही नहीं मिले। और हम बात करेंगे साक्ष्यों के आधार पर, जो साक्ष्य हैं वही बताएंगे। तो हमको सिंचाई की, भाई किस प्रकार सिंचाई की जाती थी, है ना, इसकी कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं मिली है। कोई सही तरीके से कोई नहीं बता सकता कि हम साक्ष्य के आधार पर कि इस प्रकार की जाती थी। तो व्यवस्थित प्रणाली नहीं थी, सिंचाई की कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं थी। अब इसके बाद में बात करें कि भाई खेती की जाती थी, खेती किस प्रकार इसको बोया जाता था, तो हमको कालीबंगा है राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ जिले के आसपास, है ना। तो इस कालीबंगा में हमको क्या मिले हैं कि हल है, हल के हमको साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर बोया जाता था, इस प्रकार हमको जो साक्ष्य मिले हैं, हल चलाए गए थे, जो कि हमको सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की जो सभ्यता थी उस वहां तक के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा के। तो इससे ये तो प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब कृषि बोने के लिए हलों का प्रयोग किया जाने लग गया था। अब इसके बाद में बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तकनीकी किस प्रकार की तकनीकी वहां पर मौजूद थी, तो वैसे ही तो सामान्य रूप से जो तकनीकी हम सोच सकते हैं तो वो तो नॉर्मल थी, लेकिन कुछ ऐसी तकनीकें जो कि अन्य समय में नहीं मिलती है। जैसे कि इन तकनीकों की बात करें कि इससे जो कि प्रमुखता की मनके, अब ये मनके एक तरीके से आभूषण आप मान सकते हो, ये मनके यहाँ पर बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे। साथ ही दूसरी तकनीकी में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आयताकार, यानी कि आयताकार मोहरे बनाई जाती थी, आयताकार मोहरे बनाई जाती थी, मोहरे बनाई जाती थी। अब ये मोहरे है ना, जो कि सेल खड़ी के पत्थर से बनाई जाती थी, मोहरे सेल खड़ी के पत्थर से बनाई जाती थी। इसके बाद में बात करें कि जो तीसरा है वो धातु का ज्ञान, धातु का ज्ञान। अब ये धातु, अब हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सभ्यता को धातुओं का ज्ञान था। अब वो धातु के अंदर ये सोना को जानते थे, सोना को जानते थे, चांदी जानते थे, टीन, सीसा, तांबा, ये इन धातुओं का इनको ज्ञान था। इनके बाद में बात करें कि जो प्रमुख है तकनीकी में, वो तकनीकी में वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नाप तोल की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। नाप तोल के लिए इन्होंने बाट बना रखे थे, और ये बाट लगभग नाप तोल सभी जगह समान थी। ऐसी हमको यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने इनको देखने का प्रयास किया। इसके साथ ही इनके अलग से कुछ टॉपिक बनते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर व्यापार कैसा था, है ना, व्यापार। इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो ये हम आने वाले जो हमारा पार्ट नंबर, जो सीरीज नंबर, ये तो हमारी 15 थी, जो सीरीज नंबर 16 आएगी उसके अंदर हम देखेंगे, सीरीज नंबर 16 के अंदर। तो इसके अलावा यहाँ पर हमने बताया, लेकिन इसके जो नोट्स है, नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। तो हमारे जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर उन नोट्स को देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद। और शायद आपके समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो क्या करना कि हाँ समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।